हाय फ्रेंड्स, हम अजीत सिंह हैं और मैं ऋतु। दोस्तों, हम लखनऊ से हैं और आपको बहुत ही ज़बरदस्त उत्साह के साथ अपनी जर्नी के बारे में बताना चाहते हैं। मेरा जन्म स्थान गोरखपुर। 1988 से मैं लखनऊ में एज ए स्टूडेंट आया। यहाँ पे बोर्डिंग में था, पढ़ाई कर रहा था और हर एक स्टूडेंट की तरह मेरे अपने जो ख्वाब थे वो आईटी सेक्टर में आगे बढ़ के अपने कैरियर बनाने का, और उसी के तहत हमने आगे की पढ़ाई की और लखनऊ यूनिवर्सिटी से मैंने कंप्यूटर साइंस ग्रेजुएशन किया। लेकिन उसी दौरान मेरे जीवन में एक और खूबसूरत इत्तेफाक हुआ। ग्रेजुएशन जब प्रथम वर्ष में मैं था, जाहिर सी बात है कि दिमाग में कई तरह के सपने थे, कई तरह के थॉट थे अपने कैरियर को लेके, जिसमें सबसे एक प्रोमिनेंट था कि सिलिकॉन वैली में जाके अपने कैरियर को भी मुझे बनाना था। और ऑब्वियसली हमारी तरफ लोग आईआईटीज को बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, तो आईटीजी की प्रिपरेशन भी चल रही थी। तभी ये बिजनेस बड़े ही खूबसूरत तरीके से हमारी जीवन में आया। अपने बैकग्राउंड के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि गोरखपुर में जो हमारी पृष्ठभूमि, जो हमारे पेरेंट साइड की है, वो सोशली पॉलिटिकली एक बहुत ही जिसे कहा जाए समृद्ध बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं। और शायद इसी वजह से हमारे पिताजी ने ये चुनाव किया कि हमारी शिक्षा की बेहतर व्यवस्था के लिए उन्होंने मुझे लखनऊ भेजा और वो हमको आगे आईआईटीज और दी एलीट जॉब ऑफ इंडिया जिसे कहते हैं आईएएस, हमको एक जिला अधिकारी या कमिश्नर के रूप में देखना चाहते थे। और पढ़ाई के इस भाग दौड़ में हमारे सामने जब ये अवसर आया तो मैंने एक छोटी सी अपॉर्चुनिटी के रूप में देखा। ये अवसर को एक पॉकेट मनी अर्न करने का एक जरिया देखा। 2-2.5 हज़ार रुपए की पॉकेट मनी मिल जाए तो मेरे लिए बल्ले बल्ले। और बल्ले बल्ले क्यों? अब मेरी बात सुन के आपको ऐसा लगेगा कि 2.5 हज़ार रुपए ये कैसी बात कर रहे हैं। दोस्तों, मैं ये बताना चाहूंगा कि आर्थिक रूप से एक अच्छे बैकग्राउंड से होने के बावजूद भी एक स्टूडेंट के रूप में वो 2-2.5 हज़ार रुपए की वैल्यू है, वो वही समझ सकता है जो एक स्टूडेंट है। कल्पना करके देखिए। और जब मैं बात कर रहा हूँ आज से 22 साल पहले 98-99 की, तो पैसा ठीक ठाक पैसा था। हमारे जो गार्जियन होते हैं, पेरेंट्स होते हैं, सारे यहाँ पे स्टूडेंट्स मुझसे एग्री करेंगे, हमको उतनी ही पॉकेट मनी देते हैं जो उनको ठीक लगती है, जो आपके जो रेगुलर और जो आपके जो जायज खर्चे हों उसको मीट आउट करने के लिए। लेकिन साथ में कई ऐसे ग्रे एरियाज हैं जिसे आप कह सकते हैं आपके कैंटीन्स, आपके बाकी और खर्चे जो शायद आप गार्जियंस को बताना ना चाहते हों। जी हाँ, मेरे साथ भी ऐसा ही था। मेरे को लगा कि 2-2.5 हज़ार रुपये अगर मेरे पास आ जाए तो मेरी भी बल्ले बल्ले हो जाए, मैं भी बहुत एंजॉय करूंगा, अपने मन से खर्च कर सकता हूं, जिसका हिसाब अपने मम्मी पापा को नहीं देना है। और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी दिखा। कभी गंभीरता से नहीं सोचा था कि फुल टाइम कैरियर ऑप्शन हो जाएगा, यकीन मानिए, क्योंकि मैंने जैसा कि आपको बताया कि मैं सिलिकॉन वैली की तरफ देख रहा था, मैं आईआईटीज की तरफ देख रहा था, मेरे सामने बहुत ढेर सारे जिसे कह सकते हैं कैरियर के ऑप्शंस थे। लेकिन यकीन मानिए, तभी ये बिजनेस इंट्रोड्यूस जिस तरह से हुआ उसने मेरे जीवन को बदल दिया। मैं जिस मकान में एक किराएदार के रूप में रहता था, वहां पे मेरे जो मकान मालकिन थी, मकान मालिक नहीं थे, मकान मालकिन के जो सुपुत्र थे, हमारे बहुत अच्छे मित्र थे। और साथ में एक और किराएदार स्वर्गीय मदन लाल जी थे, जिनको हम बहुत ही प्रेम से मदन लाल अंकल कहते हैं। मदन लाल अंकल वो किराएदार के रूप में रहते थे, कुछ समय बाद अपने आवास पे चले गए, चूंकि लखनऊ विकास प्राधिकरण के जूनियर इंजीनियर थे। और उस समय बाद वो पुनः आए और हमारे मकान मालकिन के जो सुपुत्र हैं श्री नितेश दीक्षित जी को उन्होंने इस बिजनेस के बारे में बताना शुरू किया। और चूंकि वो हमारे बड़े अच्छे मित्र, मैं थोड़ा सा ताज्जुब में था कि मदन लाल अंकल ऐसी कौन सी बात है जो नितेश जी को बता रहे हैं और मुझे नहीं बता रहे हैं। तो थोड़ा सा मैं जिसे कह सकते हैं जिज्ञासावश करीब गया। जब वो चर्चा कर रहे थे, उन्होंने मुझ पर ध्यान नहीं दिया और उसके बाद उन्होंने कुछ प्रोडक्ट के डेमोन्स्ट्रेशन दिखाए, जिसको लेके मेरी जिज्ञासा और बढ़ी। और तब मैंने अंकल से सवाल पूछा कि ये प्रोडक्ट्स मुझे कैसे मिलेंगे, तो उन्होंने कहा कि इसके लिए आपको 4,500 हज़ार रुपये खर्च करने पड़ेंगे। मैं समझ नहीं पाया, मुझे लगा कि अंकल मुझे नज़रअंदाज करना चाहते हैं, मुझे इग्नोर करना चाहते हैं। लेकिन फिर भी मैं डटा रहा, क्योंकि मेरे को लगता था कि अपने जैसे कहा जाए कि इंटेलेक्ट लेवल की बात करें, या अगर हम बात करें कि अपनी पर्सनालिटी को लेके, मैं एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी का व्यक्ति था। मेरे को लगा कि अंकल मुझको क्यों महत्व नहीं दे रहे हैं। तो मैंने बेहतर समझा कि अपने आप को मैं स्वयं महत्व दूं। मैंने कहा कि इसके बारे में मैं और जानकारी लेना चाहता हूं। तो उन्होंने कहा कि आपको एक मीटिंग में आना होगा। अब मैं ताज्जुब में पड़ गया कि
नितेश को, मेरे मित्र को वो बैठा के बिजनेस बता रहे हैं और मुझको कह रहे हैं मीटिंग में आने को। फिर भी मैं डटा रहा, मैंने कहा ठीक है मैं आऊंगा। और ताज्जुब की बात क्या है कि जब उन्होंने मीटिंग में मुझे आमंत्रित किया तो स्वयं नितेश जी हमको मीटिंग में अपने साथ लेके गए, और मैं अकेले नहीं गया। मैंने आपसे पहले भी बताया मैं एक्सट्रोवर्ट था, मैं अपने साथ अपने मित्र और अपने एक रिलेटिव को भी साथ लेके गया। वो पहला प्रेजेंटेशन जब मैंने इस बिजनेस का देखा तो वहां पे वो प्रेजेंटेशन एक घर में चल रहा था, जहां पे आप यकीन मानिए सरकारी कर्मचारी, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स बैठे थे, एक बैंकर प्रेजेंटेशन कर रहे थे, और यकीन मानिए वहां पे मैं ऐसा महसूस कर रहा था कि मैं ही इकलौता ऐसा व्यक्ति हूं जो छोटी कम आयु का एक स्टूडेंट के रूप में वहां पे अपने मित्र के साथ बैठा हुआ था। क्योंकि नितेश जी भी बाहर उस वेन्यू पे मुझको ड्रॉप करके कुछ जरूरी काम से निकल गए, तो बड़ा मेरे को अजीब सा लग रहा था। खैर प्रेजेंटेशन जब खत्म हुआ तो मैंने कहा ना आपसे कि वो 2,500 रुपए का पॉकेट मनी उस प्रेजेंटेशन में मुझे दिखने लगा। हालांकि आंकड़े वहां पे हजारों, 50,000, लाख की बात हो रही थी, लेकिन मेरे को अपना 2,500 समझ में आ रहे थे। और यकीन मानिए दोस्त कि जीवन में कुछ फर्क नहीं पड़ता है कि आपकी स्थितियां क्या हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, हर किसी के पास ये कारण होता है, और यही कारण मेरे भी जीवन में था। फिर ग्रेजुअली हमने इस 2,500 के चक्कर में कह सकते हैं कार्य को आगे ले जाना जरूरी समझा। मैंने पूछा मदन लाल जी से कि हमको करना क्या है, तो उन्होंने बताया एक अच्छा स्टूडेंट बनना। मैंने कहा वाह, वो तो मैं हूं। तो मैं एक अच्छे स्टूडेंट के रूप में उनके आगे के जो कार्यक्रम है उसमें भाग लेना शुरू किया, नोट्स बनाता था, जो बातें बताई जाती थी उसको शिद्दत से लागू करने की कोशिश करता था, फॉलो करने की कोशिश करता था, और यकीन मानिए कुछ ही समय में वो 2,500 रुपए भी आ गए। और कहते हैं ना जहां पैसा आएगा वहां पे और मन लगेगा, तो वही हुआ हमारे साथ। और फिर कभी इतनी जिसे कह सकते हैं गंभीरता से इस विषय पे मैं कभी सोचा नहीं था। मेरी मुलाकात अपने गुरुओं में से एक IITian डॉक्टर आशुतोष रस्तोगी से हुई। वो लखनऊ में एक कार्यक्रम में आए थे। मैं आपको बता दूं, मैं ये जो नाम आपसे ले रहा हूं, कानपुर IIT के प्रोडक्ट, और साथ में यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो से मास्टर्स, कैलगरी यूनिवर्सिटी से PhD साइंटिस्ट थे, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जैसी भारत सरकार की एक बहुत बड़ी उपक्रम में कार्य कर रहे थे। और कार्य करने के साथ साथ उन्होंने इस बिजनेस को पार्ट टाइम बेसिस पे एक डायमंडशिप लेवल तक बिल्ड किया। लेकिन जब हमारी उनसे मुलाकात हुई थी तो उनको देखने के बाद मेरे लिए वो गूस बम मूवमेंट थे, यानी मेरे रोंगटे खड़े हो गए थे दोस्त, कि जो चीज मैं बनना चाह रहा था मंच पे वो व्यक्तित्व खड़ा था IITian। और यकीन मानिए वो बात कर रहे थे फ्री इंटरप्राइज की, वो बात कर रहे थे कंपैशनेट कैपिटलिज्म की, वो बात कर रहे थे कि किस तरह से एक बड़े संगठन का निर्माण करके एक बड़ा व्यवसाय बनाया जा सकता है। और मुझे लगा कि जब ये व्यक्ति जहां पे मैं जाना चाह रहा हूं वहां पे वो पहुंच के ये बात कर रहे हैं, तो मैं इतनी लंबी यात्रा क्यों करूं, क्यों ना मैं सीधे व्यवसाय पे फोकस करूं। और तब से मैंने अपने जीवन का इसको उद्देश्य बना लिया, और मेरे को बहुत प्राउड फील होता है कि मैंने इसको अपना उद्देश्य बनाया। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं इतनी सरल नहीं हुई मेरे जीवन में जितनी मैं आपको सरलता से बता रहा हूं। क्यों? क्योंकि जब हम काम करने निकलते हैं तो हमारे सामने चुनौतियां भी आती हैं। और यकीन मानिए एज ए स्टूडेंट जब हम इस बिजनेस को लेकर लोगों के पास गए तो बहुत अजीब के तरह के तजुर्बे हुए। कभी मैं किसी के पास जाता हूं, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के पास गया तो वो मुझसे कंपनी का बैलेंस शीट मांग रहा है, आप ताज्जुब करेंगे। और यकीन मानिए शार्क टैंक में जिस तरह से 5 आपको एंजल इन्वेस्टर्स दिखते हैं ना, और जब आप आइडियाज लेके जाते हैं तो उस तरह से आपको आपके लोग दिखते हैं जो आपको पुट डाउन करने की कोशिश करते हैं। थैंकफुली यहाँ पे 5 के 5 एक साथ नहीं मिलते हैं, 1 एट अ टाइम आपको लोगों से बातचीत करना होता है। और रिजेक्शंस तो हर जगह होते हैं, ये लाइन आप कहीं भी लिख लीजिए, दुनिया में किसी भी क्षेत्र में हो आपको रिजेक्शंस को तो मिलेंगे ही मिलेंगे, और उनको झेलना ही झेलना है। लेकिन अच्छी चीज क्या है दोस्त, यहाँ पे आपके पास एक बहुत ही पावरफुल सिस्टम वर्क करता है, आपका अपलाइन का सपोर्ट वर्क करता है, जिससे आप इसको कम कर सकते हैं या इसका बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। तो मेरे साथ क्या हुआ, जब हमको मदन लाल अंकल ने कहा कि ऐसा है कि आप पीयर्स एंड अबव, यानी आर्थिक सामाजिक रूप से जो आपसे बेहतर लोग हैं, आप उनसे केवल इस विषय की चर्चा करेंगे। और उन्होंने भी एक कुछ तरीका बताया। और चूंकि व्यवसाय मेरे को बहुत अच्छा लगा तो मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहूंगा, अगर कोई अच्छी चीज आपको प्राप्त होती है तो सबसे पहले आप उसको लेके किसके पास जाना चाहेंगे? जी हाँ, बिल्कुल ठीक समझा,
आप अपने लोगों के पास जाएंगे, अपने भाई के पास जाएंगे, अपने बहुत ही अच्छे रिलेटिव्स, अपनी बहन, मतलब परिवार में आदमी अपनी खुशियां बांटता सबसे पहले, या कोई अच्छी चीज होती है अपने परिवार में बांटता है। तो मैंने भी वही किया। मैं अपने बड़े भाई को इस बिजनेस के विषय में एक सुनियोजित तरीके से, ये नहीं चीज जाके मैं बिजनेस समझाने चला गया। क्यों? क्योंकि अगर मैं बिजनेस समझाने जाता, क्योंकि मैं पढ़ाई कर रहा था, गौर करिएगा, और पूर्वांचल का हूं, तो जो लोग गार्जियन होते हैं उनको ये अच्छा नहीं लगता कि पढ़ाई के दौरान इसका दिमाग बिजनेस में क्यों है, और शायद ये बिजनेस तभी, ये जो हमारी शुरुआत थी वहीं हमारी अंत हो जाती है। लेकिन नहीं, वहां पे मैंने अपने बड़े भाई को, जो कि बहुत ही हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के यूजर रहे हैं पहले भी, उनको मैंने एमवे के सैटेनिक शैम्पू दिया, और वहां से उनको प्रोडक्ट के प्रति रुचि पैदा हुई, और वहां से उनको मैंने मदन लाल अंकल से मुलाकात कराई। फिर मैं अपनी बहन के पास गया, जो मेरे ब्रदर इन लॉ थे, वो मदन मोहन मालवीय इंजीनियरिंग कॉलेज में थे और वो प्रोफेसर थे मैकेनिकल डिपार्टमेंट के। उनकी मुलाकात मैंने मदन लाल अंकल से कराई। तो ताज्जुब करेंगे आप, अच्छी चीज क्या है कि यहाँ पे प्रेजेंटेशंस मैं खुद नहीं कर रहा था, बिजनेस के बारे में मैं खुद नहीं बता रहा था। मैंने क्या किया, एक सही माहौल में अपने लोगों को मैंने अपने अपलाइन से मुलाकात कराई, और यही सक्सेस रेसिपी है इस बिजनेस का। और मदन लाल जी ने जो जो बातें बताई हमें, उनका मैंने 100% अनुसरण करने की कोशिश की। यकीन मानिए, ये बहुत महत्वपूर्ण होता है। मैं बहुत लकी था, मैं बहुत इस मामले में अपने आप को भाग्यशाली मानता हूं कि मदन लाल जी के अंदर मैंने अपने पिता को देखा, और उनकी बातों को हमने 100% लागू करने की कोशिश किया। और यही गुरु शिष्य परंपरा की अनूठी विरासत हमारे इस एमवे व्यवसाय में है, कि जहां पे आपको जिन लोग बिजनेस में लाते हैं वो आप में वेस्टेड इंटरेस्ट रखते हैं, वो आप में रुचि रखते हैं कि आप किस तरह से इस बिजनेस में सफल हों और अपने सपनों को पूरा करें। साथ में मैंने जैसे कहा कि स्ट्रगल्स भी हुए, रिजेक्शंस भी हुए। रिजेक्शंस में मेरे को आज भी याद है कि मैंने अपने फादर के एक बहुत क्लोज फ्रेंड, जो कि इंजीनियर थे, उनको इस बिजनेस के बारे में बताने की चेष्टा की। मैंने शायद 15-20 मिनट बातचीत की होगी। उन्होंने 3 घंटे मुझको ये समझाने की कोशिश की कि मैं अपने कैरियर को किस तरह से खराब कर रहा हूँ। और यकीन मानिए मैं हिल गया था, क्योंकि मैं तो बहुत इनोसेंट था उस दौर में। आप समझ सकते हैं कि ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर, और इस तरह की जब चर्चा होने लगे, और एक सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल 3 घंटे उन्होंने मुझको समझाया कि इस तरह से हमको अपने कैरियर को खराब नहीं करना चाहिए, अपना दिमाग पढ़ाई में लगाना चाहिए। मैं अंदर से हिल चुका था। लेकिन यकीन मानिए, थैंकफुली मैं कहूंगा, ईश्वर का मैं शुक्रगुजार हूं कि मेरे साथ स्वर्गीय मदन लाल जी थे। मेरे को उन पे भरोसा था। मेरे साथ डॉक्टर आशुतोष रस्तोगी, सुमित बहादुर जी जैसे ग्रेट IITians का, ये वो लोग हैं, लीजेंड्स, जिन्होंने इस विजन को इतनी मजबूती से हमारे दिमाग में सीड कर दिया था कि कहीं भी मेरे को पीछे मुड़ के देखना नहीं था। और मैं सिस्टम में बना रहा, और यकीन मानिए जो मेरे को आगे चल के सफलता प्राप्त हुई। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि छोटी सी पॉकेट मनी, फिर मेरा एक सपना बना कि कुछ 2 व्हीलर मैं खरीदूं, तो मैंने आगे चल के सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा। मेरे को आज भी याद है। और सेकेंड हैंड स्कूटर खरीदा, उसको लेके मैं यूनिवर्सिटी कैंपस में जाता था। बहुत ही ज्यादा, जिसे कह सकते हैं, एक सेंस ऑफ प्राइड, अचीवमेंट फील होता था। और उसके बाद ग्रेजुअली पैसा आते गया और अपने और सपनों को पूरा करते गया। जब मैं ग्रेजुएट हुआ, यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री मुझे बाद में मिली दोस्तों, मेरे को उससे पहले एमवे की तरफ से फॉरेन ट्रिप का इन्विटेशन, और मेरे हाथ में एक 4 व्हीलर की चाबी थी। जी हाँ, मेरा एक ड्रीम कार उस समय हुआ करता था, पैलियो स्पोर्ट्स, जिसके ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर थे, जिसकी वजह से मैंने इसको चूज किया था। मैंने उस गाड़ी को ग्रेजुएशन कंप्लीट करने से पहले खरीद ली। इस तरह से मेरे सपने पूरे होने शुरू किए। अगला सवाल ये आता है कि ग्रेजुएशन के बाद क्या मैं सिलिकॉन वैली में जाऊंगा? बिल्कुल ठीक समझे। तब से लेके आज तक मैंने कभी रिज्यूम नहीं बनाया, और न ही कहीं जॉब करने की मेरे को आवश्यकता महसूस हुई। राहुल संस्कृत्यान से मैं बड़ा प्रभावित रहता था। बचपन में मैंने उनके घुमक्कड़ शास्त्र को कभी पढ़ा था, और मेरे को घूमने का बहुत शौक था। अगर मुझसे पूछे तो मेरे पास एक कंप्लीट बकेट लिस्ट थी कि मैं इन देशों में यात्रा करना चाहता था। मैं उन चीजों को करना चाहता था जो वाकई में देखा जाए कि लोग सोच नहीं पाते हैं। तो ग्रेजुएशन के बाद वो विंडो मेरे लिए ओपन हो गया। पिछले 20 सालों में यकीन मानिए दोस्तों, मैंने बहुत ढेर सारी जगह पे एमवे के साथ ट्रेवल किया, और साथ में मैंने कुछ निजी यात्राएं भी की, क्योंकि ये मेरी बकेट लिस्ट में था। और ये चीज करने में हमें ये बिजनेस ने प्रशस्त किया।
फिर 2007 में हमारा विवाह ऋतु से हुआ, और जब ऋतु से मेरी शादी हुई तो हम लोगों की लाइफ का एक नया फेज स्टार्ट हुआ। मेरे ख्याल से आप बेहतर बताएंगे। अजीत जी की स्टोरी से मेरी स्टोरी कम्प्लीटली डिफरेंट है। जैसे इन्होंने बताया ना कि इन्होंने कभी भी रिज्यूम नहीं बनाया, बट मैंने तो अपनी लाइफ में बहुत सारे रिज्यूम्स बनाए, इस वजह से क्योंकि हमने बचपन से यही सीखा था कि अच्छी पढ़ाई करो, अच्छे ग्रेड्स लेके आओ, ताकि आपको अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन मिले और ताकि आपको एक अच्छी नौकरी मिले और आपकी लाइफ स्मूथली रन कर सके। तो इसी बैकग्राउंड से मैं आती हूँ, और हमारा भी ऐसे ही इसी तरीके से बैकग्राउंड था कि मेरी मदर एक हाउसवाइफ है, फादर एक बोलेंगे अगर तो नेशनली रिकग्नाइज्ड एक जर्नलिस्ट थे, और एक छोटी सिस्टर मेरी। तो एक सिंपल सा जैसे एक मिडिल क्लास बैकग्राउंड का फैमिली चलती, वैसे ही हमारी भी लाइफ स्मूथली चल रही थी। और हुआ क्या कि मैं और मेरी सिस्टर स्कूल में अभी एजुकेशन अपनी ले ही रहे थे। एक दिन अचानक मेरे फादर अपनी ड्यूटीज निभाने के लिए जा रहे थे, ट्रैवल कर रहे थे कार से, और एक कार एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई, राइट। और आप समझ सकते हो कि ऐसे बैकग्राउंड से जहाँ पे पूरी फैमिली एक सिंगल ब्रेड अर्नर के जैसे इनकम पर डिपेंड करती है ना, तो किस तरीके के फाइनेंशियल और सोशल चैलेंजेस फेस करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि अगर मैं आपको बताऊं ना कि जैसे मैंने बोला कि वो नेशनली रिकॉग्नाइज्ड जर्नलिस्ट थे, तो जब उनका डिमाइस हुआ, उनकी डेथ हुई, तो सारे स्टेट लेवल मिनिस्टर्स, ब्यूरोक्रेट से लेकर यहाँ तक कि उनको कंडोलेंस पे करने के लिए लेट श्री वाजपेयी जी भी हमारे घर पर आए थे। बट मैं जो कहना चाह रही हूँ ना, आपका ध्यान इस तरफ ले जाना चाह रही हूँ कि ये सारी चीजें परफेक्ट है, वो अपने प्रोफेशन में नंबर 1 थे, सब कुछ अच्छा था, लेकिन ये क्योंकि इनकम हमारी सिर्फ उन पे डिपेंडेंट थी, तो उनके ना रहने पे हमें फाइनेंशियली, सोशली सारे चैलेंजेस फेस करने पड़े। और क्योंकि कई बार होता है ना, हमें लगता है हमारी लाइफ कितनी बढ़िया चल रही है, हम प्रोफेशन में अपने बढ़िया कर रहे हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा है, लेकिन हम किसी एक पे अगर डिपेंड कर रहे हैं ना, तो हम कहीं ना कहीं एक रिस्क लाइफ में लेकर चल रहे हैं, अगर हम इस चीज पे फोकस करके चल रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे अजीत जी ने बताया ना कि मदन लाल जी ने उनकी हेल्प की थी इस बिजनेस को बिल्ड करने में। सो मदन लाल जी ने तकरीबन 2 साल तक इस बिजनेस को बिल्ड किया था, और सिमिलरली उनका भी एक रोड एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई थी। सो अब उसके बाद जब मेरी शादी हुई, तो उसके बाद हमने देखा कि आंटी जो उनकी वाइफ थी, वो कम्प्लीटली मतलब जो नाम, जो फेम, जो रिकग्निशन था, जो वो वर्ल्ड ट्रैवल हम लोग के साथ, अपने बच्चों के साथ कर रही थी, पिन चेंज हो रही थी, तो ये कम्प्लीटली कॉन्ट्रडिक्टरी था जो मैंने अपनी मदर को देखा कि उनको किस तरीके के फाइनेंशियल और सोशल चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे थे, और यहाँ आंटी किस तरीके की लाइफस्टाइल एंजॉय कर रही थी। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा फैक्टर था इस बिजनेस को बिल्ड करने के लिए। दूसरी चीज थी कि शादी के बाद हम लोग रहते तो साथ में थे, बट हमारी लाइफस्टाइल बहुत डिफरेंट थी। क्योंकि मैं जॉब कर रही थी, तो मैं सुबह सुबह जॉब पे भागना, आप समझ सकते हो कि 8-10 घंटे की जॉब करने के लिए किस तरीके, स्पेशली शादी के बाद लेडीज के लिए, क्योंकि सारा घर भी मैनेज करके आप जॉब पे जानते हो, तो क्या क्या चीजें किस तरीके से आपको हैंडल करनी पड़ती है। बट वहीं अजीत जी को मैं देखती थी, जैसे इन्होंने बताया कि इन्होंने कभी जॉब नहीं किया, तो इनको मैं देखती थी ये कम्प्लीटली रिलैक्स घर पे अपना घर से बिजनेस रन कर रहे हैं, अपने लैपटॉप, अपने फोन के थ्रू। तो मुझे इनिशियली समझ नहीं आता था ये किस तरीके का काम है। एंड जब फिर भी मुझे, हम ना जैसे नौकरी करते हैं ना, तो हम बड़े प्राइड फील करते हैं कि हम जॉब करते हैं। तो जब तकरीबन शादी को 1 महीना बीत गया और इनका कमीशन क्रेडिट हुआ इनके अकाउंट में, और मेरी सैलरी क्रेडिट हुई मेरे अकाउंट में, तो जब मैंने देखा एक्चुअली कि कितना अर्न कर रहे हैं और मैं कितना पीनट्स में किस तरीके की सैलरी कमा रही, तो मुझे लगता था कि मैंने तो इतने घंटे महीना भर में डाले और उसके बाद इतनी से इनकम बना रही हूँ, और इनका तो काम मुझे नजर ही नहीं आता था, दिखता ही नहीं था क्या काम किया इन्होंने, और इन्होंने इतना ढेर सारा कमीशन अर्न करा। तो पहली बार मुझे ये चीज समझ आई कि ये तो इस तरीके की चीजें थी जो मुझे बेसिकली बिजनेस में मेरी आंखों को, जैसे बोलते हैं ना, कंप्लीटली आंखों को खोल दिया कि ये बिजनेस एक्चुअली क्या है। दूसरी चीज थी कि हम लेडीज को ना, जब तक हमारी शादी नहीं होती तो सब कुछ परफेक्ट होता, हमें लगता है हमने अच्छी पढ़ाई कर ली, हम जॉब करेंगे, अपने सारे सपनों को पूरा करेंगे। लेकिन कहीं ना जब आपकी शादी हो जाती है, आपको घर संभालना होता है, उसके बाद आपके बच्चे होते हैं, आप कहीं ना कहीं, ये भले हमें शुरू से ना सिखाया गया हो, लेकिन नेचुरली एक हमारे अंदर ना एक केयर टेकर की जो क्वालिटी होती है ना, हम ऑटोमेटिकली उस रोल में आ जाते हैं कि अभी मुझे घर भी देखना है, मुझे बच्चे भी संभालने हैं। और कहीं ना कहीं जो करियर, जो हमारे सपने थे, जो हमारा करियर था, हमारा जैसे दिमाग में वो फोकस था कि हमें ये चीज अचीव करनी है, वो करना है, वो कहीं ना कहीं बैक सीट लेने लगता है, और हमें लगता है कि अभी नहीं, हमारे घर को ज्यादा जरूरत है हमारे टाइम की, या हमारे बच्चों को ज्यादा जरूरत है हमारे टाइम की। तो हम उसके बीच में मतलब हम डिसाइड नहीं कर पाते कि किस चीज को ज्यादा प्रायोरिटी देना है। और कहीं ना कहीं अगर हम उसके बावजूद भी ना करियर बिल्ड करते हैं, नौकरी पे जाते हैं, तो हम गिल्टी फील करते हैं कि हमने अपने बच्चे या अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को प्रॉपरली नहीं निभाया, या
अगर हम नौकरी छोड़कर कंप्लीटली घर पे बैठ जाते हैं ना अपना घर और गृहस्थी संभालने के लिए, तो हमें कहीं ना कहीं फील होता था कि मेरे क्या क्या सपने थे, मैं क्या क्या करना चाहती थी और कहाँ मैं घर पे बैठ गई। इस बिजनेस की खास बात यह है कि जो मुझे लगता था ना कि मैं घर पे एक टिपिकल हाउसवाइफ बन के नहीं बैठना चाहती हूँ, इस बिजनेस ने मुझे अपॉर्चुनिटी वो दी ना कि जहां पर आप घर पे बैठे बैठे अपने लैपटॉप से, अपने फोन के थ्रू ना आप इसको वर्ल्ड वाइड इस बिजनेस को बिल्ड कर सकते हो कंप्लीटली। मतलब कि अपने बच्चे, अपने घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को निभाते हुए ना आप इस बिजनेस को एक्सपैंड कर सकते हो और ढेर सारे लोगों के पास इस बिजनेस को लेके जा सकते हो विदाउट मूविंग आउट ऑफ योर हाउस। घर पे बैठे बैठे जो कि कहीं ना कहीं शायद स्ट्रगल कर रहे हैं, वो कुछ अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं ताकि वो एक्चुअली, जैसे बोलते हैं ना, जिंदगी जीने के लिए, जिंदगी सिर्फ नौकरी और दौड़ भाग करके और कुछ इनकम कमा के और खर्चे चलाने का नाम जिंदगी नहीं है। जिंदगी इससे ऊपर बहुत कुछ है। सो ये फैक्टर था जो कि मुझे लगा कि इस बिजनेस की वजह से मैं कर पाई। दूसरी चीज थी ना कि हमें जैसे होता है कि क्या कि हम सभी अपनी अपनी लाइफ में अपने लिए, अपने सपनों के लिए सभी काम कर रहे हैं, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप रिच बनना चाहते हो या आप ढेर सारा पैसा कमाना चाहते हो तो आपको कुछ ऐसा काम करना चाहिए जहां पे आप लोगों की लाइफ में ज्यादा वैल्यू ऐड कर सके, उनकी जिंदगी को बेहतर बना सके। ये बिजनेस कंप्लीटली वो अपॉर्चुनिटी है। और जैसे मैंने बोला, अपने लिए तो सभी काम करते हैं, लेकिन हो सकता है आप अपने प्रोफेशन में सक्सेसफुल हो, लेकिन कहीं ना कहीं हमारे भाई बहन, हमारे रिलेटिव्स जो है अगर उतना सक्सेसफुल नहीं होते ना, तो कहीं ना कहीं हम कंप्लीटली हैप्पी जो बोलेंगे ना, वो फीलिंग नहीं हमारे अंदर आती है। सो ये बिजनेस वो अपॉर्चुनिटी है जिसके थ्रू हम खुद के लिए तो काम करते ही हैं, बल्कि दूसरों के पास भी ये अपॉर्चुनिटी लेके जाते हैं जहां पे उनके सपनों को पूरा करने में उनकी मदद कर सकते हैं। क्योंकि ये बिजनेस जो है कंप्लीटली गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल पे बेस्ड है, जहां पर आप किसी को बिजनेस में लेके आते हो ना, तो उसकी हर स्टेप पे उसका हाथ पकड़ के कदम से कदम साथ में उनके चलते हो, जब तक कि वो इंडिपेंडेंटली इस बिजनेस को बिल्ड करने के लायक नहीं हो जाते हैं। तो ये फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बिजनेस के लिए। दूसरी चीज, जैसे मैंने बोला कि गिविंग बैक टू द सोसाइटी, सब कुछ हमने अच्छी एजुकेशन ली, हमें अपॉर्चुनिटी मिली कि सब कुछ बढ़िया बढ़िया हम करते रहे, लेकिन बोलते हैं ना कहीं आप एट द एंड ऑफ लाइफ ना आप फील करते हो कि मैंने दूसरों के लिए क्या किया, या मैंने कहीं ना कहीं लोगों के अंदर फीलिंग होती है ना, हम चैरिटी करें, हम लोगों के लिए कुछ ऐसा कर सकें ताकि लोग हमें याद करें, या एक अपना पर्सनल एक पीस फील होता है जब हम दूसरों को भी अपॉर्चुनिटी देते हैं लाइफ में ग्रो करने के लिए। तो ये कंप्लीटली वो माध्यम है जिसके थ्रू आप लोगों की जिंदगी में वैल्यू ऐड कर सकते हो, उनकी मदद कर सकते हो उनके सपनों को पूरा करने में। और जैसे मैंने बोला, गिविंग बैक टू द सोसाइटी वाली जो फीलिंग है ना, कंप्लीटली आपको ये फील कराती। एंड द काइंड ऑफ ट्रिप्स वी हैव, जो वर्ल्ड क्लास ट्रैवल हम करते हैं इंटरनेशनली, मतलब जिस साल हमारी शादी हुई थी उसी साल हमने तकरीबन 5 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ऑलरेडी एक साल के अंदर कवर कर लिए थे। तो आप समझ सकते हो कि कितना वर्ल्ड क्लास ट्रैवल कहाँ कहाँ कंपनी लेके जाती है। और सबसे बड़ी चीज, हम क्वाड्रेंट थियरी हम सब समझते हैं, ये वही केवल एक माध्यम है जहां पर सेल्फ एम्प्लॉय या एम्प्लॉय क्वाड्रेंट से बिजनेस ओनर क्वाड्रेंट में जाने का एक सबसे आसान, इस तरीके से ये बिजनेस ने हमारी लाइफ में चेंज किया और हमारी लाइफ को बेहतर बनाया। बिल्कुल। और यहाँ पे गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप में एक और खूबसूरत चीज आ जाती है कि यहाँ पे लोग जो होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, जो आपको गाइड कर रहे होते हैं, जो आपकी लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप में होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण लोग होते हैं जिनके पास कंबाइंड ईयर्स एंड ईयर्स ऑफ इस बिजनेस का, सालों साल का अनुभव होता है। और जब आप लोगों से बातचीत करेंगे तो आपको ताज्जुब भी होगा कि जो आपने देखा और जो लोगों का परसेप्शन, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जिनके पास आप जाते हैं, उन लोगों का व्यवसाय के प्रति नजरिया बिल्कुल ठीक अलग होता है। जैसा आप देख रहे हो वैसा नहीं होता है। तो मेरे को बचपन की वो कार्टून एक स्टोरी जो हमेशा दूरदर्शन पे आती थी, टीवी पे आती थी, वो याद आ जाती है कि एक हाथी और 5 अंधे, और 5 अंधे हाथी को अलग अलग जगह पे टच करते हैं और उनका एक अलग अलग अपना नजरिया होता है हाथी को लेके। जिसने सूंड को पकड़ा उसको लगता है कि ये खंबा है, किसी ने उसके पेट को पकड़ा, कहा दीवाल है, किसी ने कान को पकड़ा तो उसको सूप लगता है, किसी ने पूंछ को पकड़ा तो किसी को रस्सी लगती है, और किसी ने पैर को पकड़ा तो उसको ओखली दिख रही है। यानी कि उनकी गलती नहीं है, उन्होंने जो आंखों पे ब्लाइंडर्स लगा रखे हैं उसकी वजह से उनका जो परसेप्शन होता है, यानी देखने का नजरिया होता है, वो सीमित हो जाता है, दायरा सीमित हो जाता है। और यही लोगों के साथ होता है। और जब वो ब्लाइंडर्स यानी आंख की पट्टी हटती है तब उनको पूरी
हाथी दिखता है। और यहाँ पे भी यही चुनौती हम फेस करते हैं। जब हम लोगों के समक्ष बात करते हैं एमवे की, तो वो उनके सामने वो ब्लाइंडर्स आ जाते हैं जिस नजरिए के जरिए एमवे को देखने लगते हैं, या व्यवसाय में उन्होंने जैसे लोगों को कार्य करते हुए देखा, किसी के पास वो पूरा हाथी का दृश्य नहीं है। और इस गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में आपको इस सिस्टम के जरिए ये समझाने बताने का मौका मिलता है कि ये पूरा हाथी का प्रस्तुतिकरण आप लोगों के समक्ष कैसे करें। दूसरी चीज, आपको जैसा कि अभी ऋतु ने कहा कि आपने एक अच्छे से बिजनेस को बिल्ड किया और आपके पास फिर ये इनकम है लागू है। दोस्तों, कोई भी चीज फ्री लंच में नहीं आती है। जैसे हमने इस बिजनेस को बिल्ड किया तो शुरुआती वर्षों में हमने मेहनत किया बिजनेस में, तब फिजिकल डिस्टेंसेस ट्रेवल करते थे। थैंकफुली पेंडेमिक ने दुनिया को बदल दिया और हमारी कम्युनिटी के लिए तो बेस्ट रहा कि हम डिजिटल वर्ल्ड में बहुत ही आसानी से हिंदुस्तान के कोने कोने में इस बिजनेस को ले गए। हमने जब बिजनेस को स्टार्ट किया तो मेरी जो टीम्स थी वो डेवलप होना शुरू की और हम लोगों ने कॉन्टैक्टिंग इस बिजनेस का एक बहुत महत्वपूर्ण स्टेप होता है। जब लोगों को संपर्क आप करते हैं और किस तरह से इस बिजनेस का प्रस्तुतिकरण करते हैं, वो आपकी अपलाइन जब सिखाती है, उस माध्यम के जरिए जब मैं लोगों तक पहुंचना शुरू किया तो हमारे मेंटर्स डॉक्टर आशुतोष रस्तोगी कहते थे कि कभी भी किसी को स्पॉन्सर किया आपने उसको तब तक स्पॉन्सर नहीं किया जब तक उसके नीचे कुछ लोगों की टीम आपने नहीं बनाई या नीचे किसी को स्पॉन्सर नहीं किया। और वही अगर हम बात करें, आज हमारे मेंटर सुमित जी हैं, सुमित बहादुर जी, वो भी IITian है, वो भी कहते हैं कि आपको लोगों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनमें इन्वेस्ट करना, ये सबसे इम्पोर्टेंट टास्क होता है जब आप टीम को बिल्ड कर रहे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप अव्वल तौर पे जब आप इस बिजनेस में आते हैं तो आपको लगता है कि कुछ प्रोडक्ट्स को आपको रिटेल करना है और आपको कुछ लोगों को रिक्रूट करना है, लेकिन जब आप इसकी गहराई में जाएंगे तो ये दो कार्य तो सतही कार्य है, करना ही करना है। इसको कहते हैं कि ये बेसिक वर्क है जो हमें इस गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप मॉडल में सिखाया जाता है। लेकिन बड़े व्यवसाय के लिए आपको लोगों पे निवेश करना होगा और हमने इस प्रक्रिया को शुरू किया। हमने डिस्टेंसेस ट्रेवल करने शुरू किया। आज भी मेरे को याद है कि स्टूडेंट के रूप में हमने लॉन्ग डिस्टेंसेस बिजनेस को बिल्ड किया। मैं सर्कुलर टिकट रेलवे का करा के लखनऊ से निकलता था, गोरखपुर जाता था, गोरखपुर 2 नाइट स्टे किया, उसके बाद वहां से निकला पटना 2 नाइट स्टे किया, पटना से गुवाहाटी 2 नाइट स्टे किया, फिर अपर असम गए, अपर असम में डिब्रूगढ़ तिनसुकिया, वहां पे भी हमने कुछ समय स्पेंड किया जहां पे लोगों को जहां हमको लीड्स यानी जहां हमें लोग मिले, संपर्क मिले, वहां हम गए, लोगों को स्पॉन्सर किया। लेकिन वहां स्पॉन्सर करना काम की शुरुआत हुई। कई बार हमारे दिमाग में आता लोगों को स्पॉन्सर किया, काम खत्म नहीं, वहां पे काम की शुरुआत हुई और फिर लगातार बार इतनी दूरियां तय की। लौटते वक्त नए डेस्टिनेशन, जैसे मैंने कहा कि ऊपर आसाम गया मैं, तिनसुकिया, डिब्रूगढ़, लौटते वक्त हम सीधे आते थे आरा में टाइम स्पेंड किया, बनारस में टाइम स्पेंड किया, वापस लखनऊ। 20 से 25 दिन महीने के इन यात्राओं में शायद सालों साल हमने बिताई, नए टेरिटरीज की खोज की और ईश्वर बड़ा दयालु रहा, हमको नए दोस्त दिए। मुंबई फिर गया, फिर विशाखापट्टनम गया, हैदराबाद गया, कहाँ नहीं गया। और ये बिजनेस ने हमको पूरे हिंदुस्तान में ट्रेवल करके टीम को, अच्छे दोस्त को बनाने का मौका दिया। और वाकई में ये बिजनेस के इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स हैं जो आपको लाइफ टाइम फ्रेंड्स देते हैं, जिनके साथ आप कल्पना करके देखिए, आपकी ही नहीं आपकी आने वाली पीढ़ी, उनकी आने वाली पीढ़ी की दोस्ती कायम रहती है। एक स्टेबल फ्रेंडशिप आपके बच्चों को, हमारे बच्चों को मिलता है। और यकीन मानिए ये कुछ ऐसे बेशकीमती उपहार ये बिजनेस देता है। और इसके अलावा एक और बड़ी चीज, कल्पना करके देखिए, कहाँ आपने दुनिया में किसी जगह पे ऐसा देखा था कि IITian साइंटिस्ट, डॉक्टर एक स्टूडेंट के साथ बिजनेस डिस्कशन कर रहे हो एक टेबल पे? ये केवल एमवे की दुनिया में होता है। जी हाँ, आप सोच के देखिए, जिन व्यक्तित्व का मैंने नाम लिया, सुमित बहादुर, डॉक्टर आशुतोष रस्तोगी, हमारी टीम में ढेर सारे डॉक्टर्स जिनके साथ हम बैठ के, इंजीनियर्स जिनके साथ हम बैठ के बिजनेस डिस्कशन कर रहे हैं, बिजनेसमैन, और हमारे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं, और सब हमें पीयर्स की तरह एज अ पार्टनर ट्रीट कर रहे हैं, हमारे विजडम को, हमारे गाइडलाइंस को फॉलो कर रहे हैं। ये वो बिजनेस है जो सबसे बड़ा इक्वलाइजर यानी सबसे बड़ा आपको मौका देता है कि कुछ फर्क नहीं पड़ता आप किस बैकग्राउंड से हैं, लेकिन आप
अपने आप को एक सीरियस बी क्वाड्रेंट वाले बिजनेसमैन के रूप में, एंटरप्रेन्योर के रूप में स्थापित करके लोगों को ये गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोवाइड कर सकते हैं और लोगों की लाइफ में मीनिंगफुल चेंजेस ला सकते हैं। स्वर्गीय मदन लाल जी का दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से रोड एक्सीडेंट में डेथ हुआ दोस्तों, लेकिन यकीन मानिए आज उनके जाने के बाद अगर हम आपसे उनकी चर्चा कर रहे हैं तो सोच के देखिएगा दुनिया में ऐसा कौन सा काम है जहां पे किसी व्यक्ति ने साल 2 साल किया और उसके न रहने पे 20 साल बाद भी उनका नाम लिया जा रहा है। ये है गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप का कमाल का अनुभव। और हमने जब टीम्स को बिल्ड किए, जैसे अगर मैं बात करूं कि जैसे आपको बताया कि अपनी सबसे पहले अपने परिवार में गया, परिवार में लोगों को बिजनेस के बारे में बताया, फिर मैंने कुछ स्ट्रेंजर्स, अजनबी लोग मिले, उनके साथ लाइफ टाइम फ्रेंडशिप हुई। आरा में मेरे को कुछ दोस्त मिले जिनको हमने इस बिजनेस में स्पॉन्सर किया, आज वो बिजनेस में सक्सेसफुल है। उनके जरिए कुछ और दोस्त हमें मुंबई विशाखापट्टनम में मिले, वो भी सफल है। और जैसा कि ऋतु ने कहा कि शादी के फर्स्ट ईयर में ही हमने 5 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड ट्रैवल किए। जब मैं मुड़ के देखता हूँ वाकई में ये बहुत ही अच्छा अनुभव हमारे जीवन का रहा। नवविवाहित दंपति हमेशा खूबसूरत जगह पे हनीमून के लिए ट्रैवल करना चाहता है। इससे बेहतर आपके जीवन में क्या हो सकता है कि विवाह किया और हनीमून एमवे के द्वारा स्पॉन्सर्ड हो। और यकीन मानिए विवाह के 3रे माह में ही हम मेडिटेरेनियन क्रूज की 2007 ट्रिप पे थे, जहाँ पे यूरोप के एक्सक्लूसिव डेस्टिनेशंस को हमने ट्रैवल किया, जिसमें आप लीनिंग टावर ऑफ पीसा, रोम के कोलोसियम और एफिल टावर पेरिस, ये 3 डेस्टिनेशन, लैंडमार्क डेस्टिनेशन हमने कवर किए। फिर उसी साल चाइना की ट्रिप थी, ग्रेट वॉल ऑफ चाइना भी हम गए। और उसी साल आगरा में एक इवेंट था जहाँ पे हम लोग ताजमहल के सामने भी जाने का मौका प्राप्त हुआ। तो 5 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड, वाकई में अमेजिंग लाइफ बीए बिजनेस ने अमेजिंग कंपेनियनशिप प्रोवाइड की। फिर नेक्स्ट लेवल पे जब हमारे बच्चे हुए, आज हमारी बिटिया जो है 13 साल की है और बेटा जो है 10 साल का है, दोनों हमारे साथ एमवे द्वारा स्पॉन्सर्ड फैमिली ट्रिप का पार्ट बन चुके हैं। और उसके अलावा भी कई डेस्टिनेशन पे, फॉरेन डेस्टिनेशन पे हमारे साथ ट्रैवल भी कर चुके हैं। और उनके पासपोर्ट को जब देखते हैं तो एक सेंस ऑफ प्राइड और सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है। और तीसरी जो सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स, हम लोगों को फुल टाइम पेरेंट्स बनने का मिला। ऋतु ने चूज किया फुल टाइम मदर बनने का, मैंने फुल टाइम पेरेंट बनने का, फुल टाइम फादर बनने का डिसीजन लिया। और यकीन मानिए एक बहुत ही सेंस ऑफ प्राइड फील होता है जब आप बच्चों के साथ टाइम इन्वेस्ट करते हैं। ये बिजनेस आपको वो क्वालिटी लाइफ देता है। और रिवॉर्ड्स की बात करें तो काफ़ी और इंटेंजिबल रिवॉर्ड्स इस बिजनेस ने दिए, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है ना दोस्तों, किस तरह से आप इस बिजनेस को बिल्ड करते हैं। और उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप का जो एस्पेक्ट होता है ना, वो होता है कि फॉलो द फुट स्टेप ऑफ सक्सेसफुल पीपल्स। बहुत पहले मैंने एक ऑडियो सुनी थी जॉन क्रो की, एक लीजेंड है इस बिजनेस में। 3 डिकेड पहले वो ऑडियो मेरे को जब प्राप्त हुई, 3 डिकेड पहले ये बनी थी ऑडियो। और इसका टाइटल ही था वॉकिंग थ्रू द माइनफील्ड। और अगर इस टाइटल को आप समझ सकते हैं तो सरलता से ये समझ सकते हैं कि विषय में, शीर्षक से ही आप ये भाप सकते हैं कि उसमें बताया क्या गया होगा। और माइनफील्ड के थ्रू अगर गुजरना हो तो सबसे आसान तरीका जॉन क्रो ने बताया कि फुट स्टेप को फॉलो करना होता है। और उसी तरह से इस बिजनेस में भी आपको फुट स्टेप फॉलो करने हैं उन लोगों के जिन्होंने सक्सेसफुली माइनफील्ड को क्रॉस किया है। बिजनेस का सिस्टम बहुत ही सिंपल है, बस आपको ये इंश्योर करना है। सिस्टम, मैं ये शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, प्राय आप भी सुनेंगे और आने वाले समय में अपने जो मेंटर्स हैं, कोचेस हैं, वो भी सिस्टम को कोट करते हुए नजर आएंगे। लेकिन ये सिस्टम की सरलता आप इसमें समझ सकते हैं कि एक बार आपने सुनिश्चित कर लिया आप इसका हिस्सा हैं तो बहुत ही चीजें सरल हो जाती हैं। मैं इसका उदाहरण ऐसे दे सकता हूं कि आपने पॉपकॉर्न मशीन को देखा होगा सिनेमा हॉल में जिसमें पॉपकॉर्न बनते हैं। और आपने हो सकता है कि थोड़ा सा ग्रामीण क्षेत्रों में जाएंगे तो वो पॉपकॉर्न जिसमें तैयार होता है वो तसला होता है, जिसमें बालू होता है, जिसमें मक्के का दाना डाला जाता है। और कल्पना करके देखिए कि वो प्रोसेस जो बना हुआ है, अगर तसले को, उस जो बर्तन है उसको अगर आप एक सिस्टम रूपी बर्तन मान लें तो मैजिक उस बर्तन के अंदर है, बर्तन के बाहर नहीं है। यानी मक्के के दाने जो बर्तन के अंदर उस गर्म बालू पे जाते हैं वही पॉप करते हैं। और वही बात हमारे इस एमवे बिजनेस में है।
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपने अपने आपको बिजनेस में रजिस्टर कर लिया है, लेकिन अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो आपको सिस्टम का हिस्सा बनना पड़ेगा। अक्सर प्राय लोग कहते हैं कि मैंने एमवे बिजनेस किया था, मैं इस बिजनेस का पार्ट इतने वर्ष रहा, ये किया वो किया। सवाल ये नहीं है कि आपने एमवे बिजनेस में कितने वर्ष दिए, सवाल ये है कि आपने सिस्टम में कितना समय दिया। और जब तक आप उसके अंदर आएंगे नहीं तब तक आप पॉप नहीं करेंगे। जैसे कि मक्के का दाना जब वो कढ़ाई के बालू, गर्म बालू पे जाता है तो क्या होता है, थोड़ी देर बाद पॉप करता है और वो पॉपकॉर्न कहलाता है। और आप भी जब सिस्टम में कुक होते हैं तो पॉप करते हैं, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, फाउंडर प्लैटिनम, एमरल्ड, डायमंड एंड सो ऑन। दैट्स द सीक्रेट ऑफ दिस बिजनेस। जस्ट hold on to your dreams, hold on to your mentors and coaches, और ये आपको आगे ले जाने में हेल्प करेगा। इंश्योर ये चीज सुनिश्चित कीजिए कि आप जो बातें बताई जाती हैं उसको फॉलो करिए। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पर्सन, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वो व्यक्ति है जो आपको इस बिजनेस में लाया है, जो आपको कोच कर रहा है, जो आपको गाइड कर रहा है। फेथ एक ऐसा एलिमेंट है, आपको रखना होगा, और ऐसा फेथ जो कहीं शेक न हो। मैं अपनी बात को एक पौराणिक कथा पे समापन की तरफ ले जाना चाहूंगा जो बहुत ही मेरे को प्रभावित करती है, और बहुत पहले की बात है। नारद ऋषि, ब्रह्म ऋषि नारद का नाम आपने हो सकता सुन रखा हो। हमारे हिंदू देवी देवताओं में कहा जाए तो इनको रिपोर्टर के रूप में देख सकते हैं, जो विष्णु भगवान के रिपोर्टर रहते हैं, तीनों लोक में भ्रमण करते हैं। तो ब्रह्म ऋषि नारद तीनों लोक का भ्रमण कर रहे थे, और भ्रमण करते करते मृत्यु लोक यानी पृथ्वी पे पहुंचे, और वहां पे एक नदी के किनारे दो तपस्वियों को, दो साधुओं को तपस्या करते हुए देखे। और जब वो पढ़े तो पहला साधु उनकी आवाज सुन के नारायण नारायण, जैसा होगी नारद जी अपने ही अलख में रहते हैं, नारायण नारायण करते हुए जब आगे बढ़े तो पहले साधु ने आंख खोला और नारद जी को प्रणाम किया और कहा कि देव ऋषि आप कैसे हैं, कहाँ विचरण हो रहा है। तो बता रहे थे कि नारद जी ने बताया मैं विष्णु लोक जा रहा हूँ। ये सुन के जो तपस्वी थे वो बड़े प्रसन्न हुए, कहे कि विष्णु लोक जा रहे हैं तब तो आप मेरा एक काम करिए देव ऋषि। तो उन्होंने कहा बताइए। तो साधु ने कहा कि आप केवल प्रभु से इतना पूछिएगा कि मेरे को वो दर्शन कब देंगे। मैं 20 सालों से तपस्या कर रहा हूँ और मैं प्रभु के दर्शन का अभिलाषी हूँ। तो कहा ठीक है, नारायण नारायण करके नारद जी आगे निकले। फिर आगे उनको दूसरा तपस्वी मिला, वो भी इनकी ओजस्वाणी को सुन के आंखें खुली, प्रणाम किया, शिष्टाचार हुआ, बातचीत हुआ, और उनका भी यही सवाल कि ब्रह्म ऋषि प्रभु से मिलने जा रहे हैं, प्रभु से ये पूछ के बताइएगा कि वो हमें दर्शन कब देंगे। तो नारद जी ने कहा बिल्कुल मैं पूछूंगा, आप कितने वर्ष से तपस्या कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं 3 वर्ष से तपस्या कर रहा हूँ। ये कह के नारायण नारायण कह के देव ऋषि नारद मृत्यु लोक से वो विष्णु लोक पहुंचे। और जैसा कि होता है कि माँ लक्ष्मी के साथ विष्णु भगवान के दर्शन करके जब आगे बातचीत हो रही होती है, बातचीत के क्रम में देव ऋषि विष्णु भगवान से पूछते हैं कि प्रभु आप जान तो गए होंगे मेरे मन में 2 जिज्ञासा है जिसको साथ में लेके आया हूँ, और मैं उसका जवाब चाहता हूँ। उन 2 तपस्वियों को मैं जवाब क्या दूं। तो प्रभु बोलते हैं, भगवान विष्णु बोलते हैं कि पहले वाले को मैं दर्शन नहीं दूंगा और दूसरे वाले को 2 वर्ष बाद मैं दर्शन दूंगा। तो ब्रह्म ऋषि नारद चकित हो जाते हैं कि जो 20 वर्ष से तपस्या कर रहा है उसको दर्शन नहीं देंगे, और अगला जो 3 साल से तपस्या कर रहा है उसको वो कह रहे हैं 2 वर्ष के अंदर दर्शन दे देंगे। तो वो समझ नहीं पाता है। तो भगवान विष्णु उनके संशय को समझ जाते हैं, कहते हैं कि नारद तुम एक काम करो, दोनों को ये बोल देना कि वृक्ष जिसके नीचे वो तपस्या कर रहे हैं उस वृक्ष में जितने पत्ते हैं उतने वर्षों बाद मैं आपको दर्शन दूंगा, आपको मेरा जवाब मिल जाएगा। और इतना कह के नारद जी प्रभु से आशीर्वाद लेके वापस तीनों लोक की यात्रा पर करते हुए पृथ्वी लोक फिर पहुंचते हैं, और उसी जगह पे पहुंचते हैं जहां पे उनको दोनों तपस्वी मिले थे। और जब पहला तपस्वी इनकी वाणी को सुनता है तो उत्साहित होकर आंखें खोल के उनके पास पहुंचता है और पूछता है कि ब्रह्म ऋषि आपने प्रभु का क्या संदेश लाया। तो ब्रह्म ऋषि कहते हैं कि प्रभु ने कहा है कि जिस वृक्ष के नीचे आप तपस्या कर रहे हैं उसमें जितने पत्ते हैं उतने वर्ष बाद दर्शन देंगे। ये सुन के वो साधु चकित हो जाते हैं और कहते क्या हैं कि अरे ये क्या,
मैंने ऑलरेडी अपने जीवन के 20 महत्वपूर्ण वर्ष लगा दिए तपस्या में, और अभी इतने सैकड़ों वर्ष और लगेंगे। प्रभु कह रहे हैं कि इतने वर्षों बाद हमको दर्शन देंगे। मेरी तो जवानी तब चली जाएगी, बुढ़ापा में मैं उनसे मिल के क्या करूंगा, मैंने तो अपनी जिंदगी खराब कर ली। इतना कह के उन्होंने कमंडल छोड़ा और अपने घर की तरफ भाग लिए। फिर नारद जी को तो जवाब मिल गया, लेकिन दूसरे को 2 वर्ष में क्यों दर्शन देंगे, इस जवाब के लिए वो बहुत ही उत्सुक थे। और फिर वो आगे बढ़ते हैं, तब तक दूसरा तपस्वी उनकी आवाज सुन के आंखें खोल के उनसे आशीर्वाद लेता है और पूछता है कि ब्रह्म ऋषि हमारे लिए क्या प्रभु का आदेश है। तो ब्रह्म ऋषि उनको वही जवाब देते हैं कि जिस वृक्ष के नीचे हो उसमें जितने पत्ते उतने वर्ष बाद तुम्हारे को प्रभु दर्शन देंगे। ये सुन के जो दूसरा साधु होता है वो उत्साहित हो जाता है, धन्य है नारद जी, धन्य है ब्रह्म ऋषि आप, और धन्य है हमारे प्रभु। मैं तो इस बात को लेके बहुत आभारी हूं कि चलो प्रभु हमको इस जन्म में दर्शन देंगे। और सबसे बड़ी बात कि मेरी आयु इतनी है जितने इस वृक्ष पे पत्ते हैं, प्रभु ने मेरे को तो दीर्घायु बना दिया। यानी इस मानव जन्म में मेरे प्रभु के मेरे को दर्शन होंगे, इतना बड़ा आपने आशीर्वाद दिया। ये कह के वो तपस्वी वापस तपस्या में लीन हो जाता और ब्रह्म ऋषि को जवाब मिल जाता। दोस्तों, यही होता है जीवन में जब हम किसी काम को करते हैं। विश्वास बहुत बड़ी चीज है। आपने इस बिजनेस को स्टार्ट किया, किस विश्वास के साथ स्टार्ट किया। आपके साथ इतने जबरदस्त लोग हैं जो सफल हैं, जो आपको इस गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम में आपका हाथ पकड़ के आपको सफल बनाने को तैयार हैं। बस आप पति पत्नी को उस अटूट विश्वास के साथ इस समृद्ध कंपनी एमवे जैसी समृद्ध कंपनी के साथ जुड़ने के विषय में सोचना होगा, इस लाइन ऑफ स्पॉन्सरशिप के साथ जुड़ने के विषय में सोचना होगा और भरोसा रखना होगा। अगर आप ईश्वर की बनाई हुई कृति हैं तो ये ध्यान रखिए कि भगवान की बनाई हुई कोई चीज औसत दर्जे की नहीं होती है, सर्वश्रेष्ठ होती है। भगवान ने आपके लिए सर्वश्रेष्ठ सोच रखा है और उसी सर्वश्रेष्ठ योजना के तहत आज आप यहाँ पे हैं, हमको सुन रहे हैं, और उसी सर्वश्रेष्ठ योजना के तहत आपके एक शुभचिंतक ने इस ऑडियो को आपको सुनने के लिए इस वीडियो को प्रेरित किया है। उनसे पुनः संपर्क करिए और उनके जरिए इस गाइडेड एंटरप्रेन्योरशिप का प्रोग्राम का फायदा उठाते हुए अपने सपनों को पूरा करिए। हमारी तरफ से ढेरों शुभकामनाएं।